जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका ई पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोशन गुप्ता एक बार फिर से आज इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आधारित है पीजीटी 3.0 2024 में पूछे गए प्रश्न, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ठीक है, इसी उत्साह के साथ हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कई भागों में बांटा था। पहला ऑप्शन है परगना, दूसरा है सिख, तीसरा है दस्तूर और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को परगना में भी और सिखों में भी बांटा था। परगना और सिखों में भी बांटा था। परगना जो है अभी वर्तमान में जो हम लोगों का जिला है, कुछ कुछ उसी प्रकार का था। ठीक, और सिखों में कई जिले शामिल थे। सिखों में कई जिले शामिल थे। सिखों में कई परगना शामिल थे या कई जिले शामिल थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध ने किस युद्ध के कार्य को पूरा किया था? तो हम सभी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद ही हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ गई थी और इसको पूरा करने के कार्य बक्सर का युद्ध किया था। तो इसमें क्या कहा है, बक्सर के युद्ध ने किस युद्ध के कार्य को पूरा किया? तो पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, दूसरा है आसाई का युद्ध, तीसरा आरगांव का युद्ध और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था साथियों, हम सभी जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर, कभी कभी भी ये डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए डेट याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था कि भारतीय गठबंधन में 3 लोग थे, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट। तो बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। ठीक है, और अगला कौन था? वो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ठीक है, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण थे वो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज ने क्या किया था? बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना नायक थे वो कौन थे? तो वो थे हेक्टर मुनरो। कौन थे? वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, और बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। और यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में भी हम लोग अगर जान ले तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था साथियों 1757 ईस्वी में हुआ था।
प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना नायक क्लाइव थे और ये नवाब का जो सेना नायक था वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला और नवाब का सेना नायक कौन था? मीर जाफर। ठीक है। और अंग्रेजी सेना नायक कौन था? वो था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। इसमें भी क्या हुआ था? अंग्रेजों का विजय हुआ था। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, क्लाइव कब बंगाल का गवर्नर बनकर वापस आया? ठीक है। क्लाइव कब बंगाल का गवर्नर बनकर वापस आया? पहला ऑप्शन है 1764, बी 1765, सी 1766, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1765। क्या हो जाएगा? 1765 हो जाएगा। क्लाइव शुरुआत में जो था 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन करा था। किसने? क्लाइव ने शुरुआत में कब से कब तक शासन किया था? 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। उसके बाद वह इंग्लैंड चला गया और वहां से उसे वापस बुलाया गया और 1765 ईस्वी में उसने यहाँ का गवर्नर जनरल बनके फिर से वो वापस आ गया था। ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो हमें पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार इन प्रांतों का टैक्स राजस्व संग्रह करने का अधिकार अब किसके पास चला गया था? तो वो अंग्रेजों के पास चला गया था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, संथाल परगना में सबसे पहले गोली किस पर चलाई गई थी? तो संथाल परगना या संथाल परगना या इसको कहेंगे संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल विद्रोह के नायक थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे साथियों? सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नायक थे। तो संथाली जो सेना नायक थे वो किस पे गोली चलाएंगे भला बताओ? तो इसका जो टशन चल रहा था तो अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था और साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध चल रहा था। तो इसमें पहला ऑप्शन है किसानों। वो तो खुद ही किसान और मजदूर वर्ग थे, आदिवासी वर्ग थे, तो किसान को क्यों ही मारेंगे? तो नहीं होगा किसान। अधिकारी वर्ग, बिल्कुल अधिकारी सही है। ठीक है। राजकुमार वर्ग और उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारी वर्ग। संथाल विद्रोह कब के नेता कौन थे और संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये कई बार प्रश्नों में पूछता है। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 में। कब हुआ था? तो 1855 से 56 में हुआ था। 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? ठीक है ना, 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है सर जेम्स आउट्रम, बी सर जॉन के, सी आरसी मजूमदार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम। कौन बोले थे? सर जेम्स आउट्रम। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारे बीच में, यह देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने का देशभक्ति का कार्य था, किसने लिखा है? किसने लिखा है? यह देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने का देशभक्ति का कार्य था। तो पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बी इरफान हफीज, सी आर एस शर्मा, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र। कौन हो जाएंगे? बिपिन चंद्र हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार के किस नेता ने सक्रिय भागीदारी की थी? हम सभी जानते हैं 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे हमारे कौन? बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला नहीं होगा, शाहजानंद सरस्वती नहीं होगा, वीर कुंवर सिंह होंगे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह होंगे, जो कि भोजपुर जिले से ये लड़े थे। कहां से लड़े थे? भोजपुर जिले से ये लड़े थे। भोजपुर जिले में एक जगह है जगदीशपुर, जो कि किस जिले में है? जिला भोजपुर, जिला भोजपुर। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार आया है कि भोजपुर का हेड क्वार्टर कहाँ है? HQ, भोजपुर का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो होगा छपरा। कहाँ होगा साथियों? छपरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, इसका हेड क्वार्टर होगा आरा। आरा होगा। क्या होगा साथियों? आरा होगा। इसका हेड क्वार्टर क्या होगा? आरा होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था साथियों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दुर्गा मोहन दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के वयोवृद्ध के नाम से कौन जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका 119 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। कहा जाता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, और 1885 में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, बी विधानमंडलों में निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत, सी निष्ठावान चरित्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऐसे नेता प्रशासनिक सुधार भी चाहते थे, विधानमंडलों में निर्वाचन के सिद्धांत का भी वो समर्थन करते थे, और निष्ठावान चरित्र भी रखते थे। इसीलिए 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, और विधानमंडल में जाके उन्होंने जीत दर्ज की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने 1947 में लिखा था? तो काफी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है वीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, पेंड्रल मून और सी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहां से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। अगले प्रश्न में केसरी मराठी और समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया है? केसरी एक मराठी समाचार पत्र है, इसको किसने प्रकाशित किया है? तो पहला ऑप्शन है इसमें एनसी केलकर, दूसरा एमजी रानाडे और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन से किस प्रकार प्रभाव पड़ा? किस पर प्रभाव पड़ा? भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन से किस पर प्रभाव पड़ा? तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है एनसी केलकर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। साथियों, आयरिश होम रूल आंदोलन के कारण ही भारत में सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने क्या किया था? मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी नागपुर में क्या किया था? होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किया था और बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे एनसी केलकर। इस प्रकार ये तीनों ही क्या होते हैं? सही जवाब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1907 के सूरत अधिवेशन, बी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1908 के मद्रास अधिवेशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 के सूरत अधिवेशन में। कई बार प्रश्नों में ये पूछता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। किसने किया था साथियों? रास बिहारी बोस ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका वर्चस्व था? तो ये 1919 से 1947 के काल को ही गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? 1947 के काल को गांधी युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गांधी युग। ठीक है, चलिए। तो पहला ऑप्शन इसमें है बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, जो कि नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ये भी नहीं होंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1919 से 1947 के दौरान ये गांधी युग है और गांधी जी क्या थे? भारतीय राजनीति पे इनका वर्चस्व था। तो क्या हो जाएगा इसका? महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में 1914 से 1923 के बीच में कौन सा आंदोलन बिना किसी अवरोध के चलता रहा? तो इसमें पहला ऑप्शन है होम रूल लीग गतिविधियां, दूसरा है कांग्रेस आंदोलन, सेना में अनिवार्य भर्ती, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इस समय 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और इसमें क्या कर रहे थे कि अंग्रेज भारतीय लोगों को सेना में अनिवार्य रूप से क्या कर रहे थे? भर्ती करवा रहे थे। तो 126 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम को दान देकर विलुप्त होने से किसने बचा लिया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीडी बिरला, ऑप्शन नंबर बी अंबालाल साराभाई, ऑप्शन नंबर सी जमनालाल बजाज,
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही महात्मा गांधी के मित्र थे और बिजनेसमैन थे, और ये तीनों ही महात्मा गांधी को हमेशा ही सपोर्ट करते थे, पाते थे। लेकिन साबरमती आश्रम को दान देकर बचाने का जो कार्य किया था वो अंबालाल साराभाई ने किया था। किसने किया था साथियों? अंबालाल साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस गिरने को तैयार है, मेरा बड़ा उद्देश्य है उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने में सहायता करना, ये कथन किसका है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है डफरिन का, नहीं होगा। लॉर्ड लिटन का, ये भी नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन का, हाँ ये कर्जन का कथन है। ठीक है ना, कर्जन का कार्यकाल जो है ये 1905 में क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, गांधी जी ने कांग्रेस राजनीति में प्रवेश कब और कहां किया था? ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ये प्रश्न आपको फंसा सकता है। गांधी जी ने कांग्रेस राजनीति में प्रवेश कब और कहां किया था, ये नहीं कह रहा कि अध्यक्षता कब किए थे। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है अमृतसर 1919, बंबई 1918, दिल्ली 1918। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर 1919। और ये कई बार प्रश्न ये आया है कि गांधी जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो बेलगांव कहाँ था? बेलगांव है कर्नाटक में। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी भाग लिया थे, एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने क्या किया था? भाग लिया था। गांधी जी भाग लिए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 30 अप्रैल 130 है, अप्रैल 1919 में किस घटना ने भारतीयों को गहरा झटका दिया? ठीक है, तो अप्रैल 1919 में कौन सी घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो सबसे पहले यही देख ले कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो अप्रैल 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी क्या हुआ था? 1919 में ही। देखिए साथियों, यहाँ पे फंसाने के लिए इसने कितना टिपिकल करके दे दिया है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग त्रासदी। क्या हो जाएगा साथियों? जालियांवाला बाग त्रासदी। यहाँ पे ये मार्च में हुआ था, मार्च 1919, और ये अप्रैल 1919। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग त्रासदी हो जाएगा। ठीक है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, कहा घायल भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, तो ये जो घटना है साथियों, ये घटना है चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सी घटना है? चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर, जो कि गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, जहाँ पे बुलडोजर सरकार अभी चल रही है। और कहा जाता है
कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी ने क्या किया था, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद नहीं होगा, फिरोजाबाद नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये जगह क्या हो जाएगा, जगह होगा चौरी चौरा, जगह है गोरखपुर क्षेत्र और यूपी में है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात किए थे। ठीक है, एमजी रानाडे नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, असहयोग आंदोलन की वापसी से किसे अधिक कष्ट हुआ? जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया। कई बार ये डेट पूछा जाता है कि कब स्थगित कर दिया था, तो किए थे 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की वापसी से किसे सबसे अधिक कष्ट हुआ था? तो ब्रिटिश अधिकारी को। क्यों कष्ट होगा, तो खुशी हो गया था। कांग्रेस के जो नेता थे और भारतीय उदारवादी नेता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या हुए थे, काफी ज्यादा इनको कष्ट हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की गई थी? ठीक है, तिलक स्वराज फंड, ये फंड इसलिए स्थापित किया गया था जिससे कि असहयोग आंदोलन को सहायता दिया जा सके, वित्तीय सहायता दिया जा सके। और तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी तिलक स्वराज फंड की स्थापना? 1920 में हुई थी। स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि 1921 तक, मई 1921 तक जो फंड की राशि हो वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया हो। लेकिन इसने क्या करा था कि 1 करोड़ से भी अधिक की राशि इस फंड में जमा हो गया था। ठीक है, तो 1 करोड़ से अधिक, तो तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की गई थी? तो 1 करोड़ से अधिक। तो इसमें पहला 50 लाख नहीं होगा, 90 लाख नहीं होगा, 99 लाख नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, 1923 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में तो हुआ था, ये हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहाँ पर कहा है 1923 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, नहीं अध्यक्ष नहीं थे ये, CR दास, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, तो यही क्या हो जाएंगे, यही इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जानते ही है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि बिहार से संबंधित थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अच्छा, इन स्वराज पार्टी की स्थापना करा ही क्यों था? क्योंकि उन दिनों नरम दल और गरम दल अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यहाँ पे ये कांग्रेस जो थे उसमें अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 गुटों में वो बट गए थे। कुछ गुटों का मानना था, कुछ लोगों का मानना था कि हम जो अंग्रेजों की
अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करेंगे हर एक मामले में। और दूसरे लोगों का मानना था कि नहीं, कांग्रेस जो है क्या करेगी, उसके साथ सहयोगात्मक भावना रखेगी और निर्वाचक मंडल में शामिल होकर उसके अंदर घुस के उसका विरोध करेगा। तो इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया और अंत में संवैधानिक पद इन्होंने प्राप्त भी किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पार्टी भारतीय नेताओं की संवैधानवादी पार्टी बन गई थी? देखिए, अभी स्वराज पार्टी के बारे में ही बात कर रहे थे, तो स्वराज पार्टी नहीं करा था। देखिए ऑप्शन है इंडियन लिबरल फेडरेशन नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, स्वराज पार्टी बिल्कुल सही, स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी जो गठन हुआ था, तो ये क्या किया था, निर्वाचक मंडल में भाग लिया, निर्वाचन मंडल में भाग लिया और कई सीटें जीती इस प्रकार कई सीटें जीतने के बाद ये क्या हो गया, एक संवैधानिक पार्टी बन गया था स्वराज पार्टी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, साइमन कमीशन भारत कब आया था? हम सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन, इसका गठन हुआ था साथियों 1927 में। गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1927 में। भारत कब आया था? भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में, एक साल के बाद आया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1928 नहीं होगा, 1929 नहीं होगा, इसका सही नहीं, 1927 नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1928। भारत कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन जब भारत में आया साथियों, तो इसका पुरजोर विरोध किया गया। क्या किया गया? इसका पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि इसमें क्या थे, साइमन कमीशन में 7 लोग थे। ठीक है, कौन कितने लोग थे? 7 लोग थे, और इसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। 7 लोग थे, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7। इसमें 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। सभी क्या थे? सभी अंग्रेज, सभी ब्रिटिश थे। सभी क्या थे? ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। और ये 7 सदस्य में नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन कर रहे थे। नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन कर रहे थे। इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है? मतलब कि वैसा स्वतंत्रता संग्राम जिसमें केवल मुस्लिम शामिल हो और भारत की आजादी के लिए हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन नहीं होगा, खिलाफत आंदोलन नहीं होगा, वहाबी आंदोलन नहीं होगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ जो आंदोलन था साथियों, ये था कि मुस्लिम शिक्षा में सुधार का इसका उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के भीतर शैक्षिक और सामाजिक सुधार। मुस्लिम समुदाय के भीतर शैक्षिक और सामाजिक सुधार। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान।
अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व को किसने किया था? नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ये खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन साथियों? आता है खिलाफत आंदोलन। कलर चेंज कर लें। खिलाफत आंदोलन क्या था कि ये तुर्की खलीफा के समर्थन में मुसलमानों द्वारा किया गया ये आंदोलन था। तुर्की खलीफा के समर्थन में इसमें दो भाइयों अली बंदियों ने प्रमुख भूमिका निभाया था। एक का नाम था शौकत अली और दूसरा का नाम था मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ने क्या किया था? तुर्की खलीफा के समर्थन में, किसके समर्थन में? तुर्की खलीफा के समर्थन में, तुर्की खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो ये कोई राष्ट्रवादी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन था ही नहीं। चलिए, वहाबी आंदोलन क्या था? वहाबी आंदोलन की शुरुआत अरब में हुई थी। भारत में वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम में उपस्थित कुरीतियों का नाश। इस्लाम में उपस्थित कुरीतियों का नाश। ठीक है। तो बेसिकली देखेंगे तो ये तीनों ही आंदोलन क्या थे? एक सामाजिक आंदोलन का ही रूप था और राष्ट्रीय आंदोलन तो था ही नहीं ये। ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस को कौन सा व्यापक कार्यक्रम दिया था? ठीक है ना। गांधी जी ने कांग्रेस को कौन सा व्यापक कार्यक्रम दिया था? व्यापक। ठीक है। तो वर्गहीन भारतीय समाज, तो ये तो मान तो रहे थे, लेकिन सबसे व्यापक कार्यक्रम। ठीक है ना। दूसरा रचनात्मक कार्य, ये भी सही है। स्वच्छता, ये भी है। महात्मा गांधी का ये तीनों ही क्या था? कार्यक्रम था। लेकिन इसमें सबसे व्यापक कार्यक्रम कौन था? तो इसमें सबसे व्यापक कार्यक्रम था रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत का उत्थान तभी होगा जब यहाँ के लोग कुटीर उद्योग खुद से करेंगे। ठीक है। चरखा खुद से चलाएंगे, वस्त्र खुद से निर्माण करेंगे, तभी क्या होगा? भारत का कल्याण हो पाएगा। तो ये सभी चीजें रचनात्मक कार्य में आते हैं। तो रचनात्मक कार्य क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाहौर में कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद बी 1928 का कांग्रेस अधिवेशन, 1930 का कांग्रेस अधिवेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कई बार ये पूछता कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। अच्छा, 1929 का ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल
1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 के दिन ही महात्मा गांधी क्या किए थे, नमक कानून खुद से बना के तोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो इसमें कहा गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन में देखते हैं 12 मार्च 1930 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कितने यात्रा किया था, कितनी दूरी तय किया था, तो 241 मील की दूरी तय किया था। दूरी कितना तय किया था, तो 241 मील, या अंग्रेजी में माइल बोलते हैं, और किलोमीटर में क्या है तो अप्रोक्स 390 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये टोटल दिन तो जोड़ ही लेंगे, ये टोटल 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है ना। इसमें महात्मा गांधी के साथ जो 78 समर्थक शामिल थे। समर्थक कितने थे, 78 समर्थक या अनुयायी महात्मा गांधी के साथ शुरुआत में शामिल थे, बाद में सैकड़ों हजारों लोग इसमें शामिल हो गए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, गांधी जी ने लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं साथियों। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कुल मिला के कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। ऐसे गोल प्रकार का मेज होता था, उसके चारों ओर लोग बैठते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। ये हुआ था पहला 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों ही कहाँ हुआ था, तीनों ही हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। और इसमें कहा कि महात्मा गांधी ने लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। कई बार ये प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन भाग लिए थे, तो वो लिए थे भीमराव अंबेडकर जी। तीनों में कौन लिए थे, अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन किए थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो नहीं होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने लोग जेल गए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 80,000, ऑप्शन नंबर बी 85,000, ऑप्शन नंबर सी 90,000। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90,000, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने साहसपूर्वक कहा कि श्री गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे, ठीक है। तो ऐसा साहस करने का साहस किसमें होगा, बोस में ही होगा। चलिए पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नहीं, ये तो महात्मा गांधी के क्या थे, समर्थक ही थे। सुभाष चंद्र बोस, हाँ, इन्होंने ही क्या कहा था, ये बात कहा था। राजेंद्र प्रसाद, नहीं, ये महात्मा गांधी के क्या थे, सहयोगी थे, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को बहुमत के बावजूद किन 2 प्रांतों में बहुमत नहीं मिला, ठीक है। तो ये पहला है बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाबी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसमें मुस्लिम लीग को क्या हुआ, बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 1942 में, ठीक है ना। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, डू और डाई, तो दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखेंगे आप, ठीक है। तो
इसमें क्या होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, सरदार पटेल ने? नहीं, ये तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस? नहीं, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? ये था सुभाष चंद्र बोस जी का। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में 147। मार्च 1946 में भारत में कौन सा आयोग आया था? तो क्रिप्स मिशन आयोग, ये तो आया था 1942 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, ये आया था 1946 में, और साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में। तो देखिए इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, वो आया था भारतीयों को अपना अधिकार सौंपने के लिए। और ये जो है, इसी में ये 3 लोग आए थे, 3 ब्रिटिश लोग आए थे, जिसमें कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे? कैबिनेट मिशन में इसमें 3 लोग शामिल थे। ठीक है ना, इसमें पहला था एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और एक और इसमें थे, इसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे, इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत, मुस्लिमों के लिए, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा अली ब्रदर्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। डायरेक्ट एक्शन डे कई बार पूछा गया कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का हुआ था, 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का सिद्धांत स्वीकार करने की घोषणा किसने की? ठीक है, विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो उस समय जो वायसराय थे, ऑब्वियसली बात है उसने ही करा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नहीं। पैथिक लॉरेंस, नहीं। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था? विभाजन को स्वीकार करने की घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कई बार कहा जाता है कि भारत में अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन।
वेतन। और एक प्रश्न ये भी आएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न क्या आ सकता है इसे? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? इसका पहला ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, बी 19 जुलाई 1947, सी 17 जुलाई 1947, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947। क्या हो जाएगा? 18 जुलाई 1947। इस प्रकार हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।